नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम 2 बजे दोपहर की 5 बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। इसमें पहली बड़ी खबर हाथरस मामले से जुड़ी हुई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस भगदड़ मामले की जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की तारीख दे दी है। वहीं दूसरी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए जबकि 5 जवान घायल हुए हैं। तीसरी बड़ी खबर सपा नेता आजम खान से जुड़ी हुई है, जहां हमसफर रिजॉर्ट पर प्रशासन की टीम ने बुलडोजर के साथ पहुंचकर अतिक्रमण की कार्रवाई की। वहीं चौथी बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां चुनाव आयोग ने शरद पवार के एनसीपी को बड़ी राहत दी है। आयोग ने शरद पवार की पार्टी को जनता से चंदा लेने की अनुमति दे दी है। वहीं पांचवी बड़ी खबर जयपुर से है, जहां राजधानी जयपुर में मीट की दुकानों को लेकर बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य के वायरल एक्शन के बाद नगर निगम भी बड़े एक्शन के मूड में नजर आ रहा है। और चलिए पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस भगदड़ मामले की जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की तारीख दे दी है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया कि उन्होंने सोमवार को याचिका को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं। आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई को भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई थी, जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई थी। भगदड़ की जांच के लिए शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति की नियुक्ति की मांग की गई है। याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार को 2 जुलाई को घटना पर एक रिपोर्ट तैयार करने और अधिकारियों को उनके खिलाफ लापरवाही करने के लिए कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है। 2,50,000 से भी अधिक श्रद्धालु 2 जुलाई को हाथरस जिले का फुलरई गांव में भोले बाबा के सत्संग में शामिल हुए थे। इस सत्संग में राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा सहित कई राज्यों के लोग आए थे। भीड़ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वाहनों की संख्या 3 किलोमीटर तक फैली हुई थी। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस कांड के 24 घंटे के भीतर एसआईटी जांच रिपोर्ट मांगी थी। हालांकि रिपोर्ट आने में 6 दिन लग गए। अब ये जानकारी सामने आई है कि जांच रिपोर्ट में अफसरों ने प्रवचनकर्ता भोले बाबा को क्लीन चिट दे दिया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ उत्तर प्रदेश स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। वंदना जी, अब देखिए जिस तरह से हाथरस का मामला गरमाया हुआ है और अब इतने दिनों बाद, कुल 6 दिनों बाद अब यूपी सरकार ने ये बड़ा एक्शन लिया। कल जब एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई थी, पूरे 900 पन्नों की ये रिपोर्ट सामने आई थी, इसकी जानकारी मिली, उसमें तमाम बातों का जिक्र भी किया गया है, तमाम लोगों पर संदेह भी। और इसके साथ ही आज ये भी बड़ी अपडेट सामने आ गई कि एसडीएम, सीओ समेत कुल 6 अफसरों को बर्खास्त कर दिया गया है। इस वक्त क्या कुछ स्थिति, और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी इसे लेकर के सुनवाई भी होनी है। देखिए गरिमा, जो एसआईटी गठित की गई थी जिस दिन 2 जुलाई को जो हादसा हुआ था सिंगरा मऊ में और 121 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, इसको लेकर जो एडीजी जोन आगरा है और कमिश्नर अलीगढ़ है, इनको लेकर एक एसआईटी टीम गठित की गई थी, 2 सदस्यीय टीम, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है आज वो सौंप दी है। और इस रिपोर्ट में जो लापरवाही दिखाई गई है वो आयोजकों की दिखाई गई है। और जिस प्रकार से सीएम योगी ने कहा था कि कोई साजिश है या इस टाइप की कोई जांच, तो उससे भी वो इंकार किया एसआईटी की टीम ने। एसआईटी ने कहा है कि जो भी लापरवाही हुई, इस घटना का जो भी जिम्मेदार है वो आयोजक है और स्थानीय प्रशासन है, क्योंकि एसडीएम से परमिशन ली गई थी और इतना बड़ा कार्यक्रम था। अगर 80,000 की भीड़ जुटाने के लिए अनुमति ली गई थी तो उसके लिए उनको मुआयना करना चाहिए था, लेकिन एसडीएम ने मुआयना नहीं किया और ना ही अपने जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनको इस चीज की सूचना दी या उनको बताया कि ऐसा कार्यक्रम है। इसको लेकर 6 लोगों को, जो वहां के चौकी इंचार्ज है, इंस्पेक्टर है, एसडीएम है और सीओ है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा जो मेन जो वहां की वीडियोग्राफी थी, जो समाचार पत्र थे, जितने भी प्रत्यक्षदर्शी थे, 125 लोगों का पुलिस ने, एसआईटी ने इसमें बयान दर्ज किया और बयान दर्ज करने के बाद ये रिपोर्ट जो है पेश की। और वहीं पर अभी इसमें बड़ी खबर ये भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट में विशाल तिवारी ने जो याचिका दायर की थी, जनहित याचिका, कि इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें सुनवाई होनी चाहिए, तो सीजेआई की कोर्ट के जो डीवाई चंद्रचूड़ है, उन्होंने इस पर सूचीबद्ध करके निर्देश भी दे दिया है और 12 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी और 5 सदस्यीय टीम का गठन करने की मांग की गई थी। और वही अगर बात करें कि अब 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई होगी, वहीं पर सौरभ द्विवेदी ने भी हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी कि सीबीआई जांच की मांग की थी। लेकिन वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे हादसे को लेकर काफी एक्शन मूड में और काफी गंभीर है। इसके अलावा उन्होंने न्यायिक जांच का भी गठन किया, जिसमें 3 रिटायर्ड जज जांच कर रहे हैं। जी गरिमा, जिस तरह से वंदना जी आप जिक्र कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध भी है, अलर्ट भी है, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि लगातार इस मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है, जहां अखिलेश यादव भी तमाम तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, राहुल गांधी भी तमाम तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, जबकि बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि भाई 121 लोगों की मौत है, इस मौत पर राजनीति ना की जाए। लेकिन राजनीति का केंद्र इस वक्त उत्तर प्रदेश में हाथरस बना हुआ है। बिल्कुल गरिमा, जहां 125 लोगों की जान गई है,
कितने लोग दुखी है, पूरा परिवार पीड़ित है, जिनके घर के लोग मरे हैं, उस पे बात जहाँ पे यहाँ पे संवेदना व्यक्त करनी चाहिए कि दुखद घटना थी, इस पे राजनीति की जा रही है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, तमाम जो विपक्षी नेता है उस पर ये राजनीति करके सरकार को दोषी मान रहे हैं, प्रशासन को दोषी मान रहे हैं। तो इस पे योगी आदित्यनाथ ने भी कटाक्ष किया था, वार किया था, कहा था कि ये वक्त जो है वो संवेदनाएं व्यक्त करने का है, जो घाव है उन पर मरहम लगाने का है, तो राजनीति करने का नहीं है। लगातार जो है ये इसको लेके योगी आदित्यनाथ जो है गंभीर हैं, वहां पे लगातार टीम गठित की जा रही है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, आने वाले समय में हाई कोर्ट में भी होगी, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उसके अलावा जो भी इसमें स्थानीय प्रशासन, क्योंकि देखिए कोई भी आयोजन होता है, स्थानीय प्रशासन का ये पूरा कर्तव्य होता है कि पूरी जांच पड़ताल करे, अपने ऊपर उच्च अधिकारी जो भी हैं उनको सूचित करे और उसके बाद ही परमिशन दे। लेकिन यहाँ पे जो आयोजक है, मेन जो यहाँ पे लापरवाही दिखी है वो प्रशासन के साथ साथ आयोजकों की भी है, क्योंकि जब भगदड़ मची, जो भगदड़ हुई वो बाबा के जो ब्लैक कमांडर थे उनकी वजह से हुई, उनकी वजह से भगदड़ मची है और उसके बाद ये इतनी बड़ी घटना घटी है। जी गरिमा। और रिपोर्ट जो सामने आई है वंदना जी, 900 पन्नों की पूरी रिपोर्ट थी, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ पॉइंटर्स इस रिपोर्ट के जरिए सामने आया है और क्या कुछ सरकार के सामने पेश किया गया? देखिए गरिमा, ये मामला क्योंकि इतना गंभीर था, हृदय विदारक ये घटना थी, इसको लेके योगी आदित्यनाथ तुरंत जब ये घटना घटी 2 जुलाई को सिंगरा मऊ में घटना घटती है, तुरंत उसी शाम को योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ जाते हैं और तुरंत जांच के लिए यहाँ से जो डीजीपी है प्रशांत कुमार है, मुख्य सचिव मनोज सिंह है, संजय प्रसाद है प्रमुख सचिव सूचना, वो तुरंत वहाँ पे पहुंचते हैं, वहाँ पे कैंप लगा के वहाँ पे लोगों की मदद करते हैं और जो घायल हुए थे उनको पूरी सुविधाएं देते हैं। इसके अलावा जो टीम का तुरंत तत्काल प्रभाव से जो गठन किया गया, एसआईटी की टीम का जो गठन किया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की मुख्यमंत्री को, वो उसमें साफ साफ है कि कोई किसी प्रकार की कोई साजिश नहीं है, लेकिन साजिश से इनकार भी नहीं किया जा सकता, इसकी जांच अभी होगी। लेकिन जो उच्च स्तर पे जो जांच की गई, नीचे जो जितने भी प्रत्येक जो साक्षी थे 125 लोगों का बयान दर्ज किया गया है, इसके अलावा जो पुलिस अधिकारी है, जो आयोजक, उनको भी पकड़ के पूछताछ की गई, तो उसके आधार पर यह पाया गया है कि जो ये व्यवस्थाएं नहीं थी, अव्यवस्था ये इसलिए हुई जो पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया गया, जो भी आयोजक थे जो उस भीड़ में शामिल होने वाले थे उनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ, इसकी वजह से ये इतनी बड़ी घटना होती है। और इसमें जब पुलिस थी तो पुलिस को भी वहां पे अंदर सत्संग में जाने से रोका गया, भगदड़ करी, ब्लैक कमांडर ने भगदड़ करी, तो इसको देखते हुए आयोजक के साथ साथ जो भी स्थानीय प्रशासन थे उसको इस पे दोषी माना गया है। ठीक है वंदना जी, आगे भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हाथरस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है और 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर के सुनवाई होगी। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 5 जवान घायल हो गए। आतंकियों की खोजबीन के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इस बीच सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आई कि आतंकियों ने इस हमले को अंजाम देने से पहले इलाके की रेकी की थी। यह हमला ऐसे समय पर किया गया जब सुरक्षा बल कठुआ के बडनोटा में तलाशी अभियान चला रहे थे, तभी आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। सूत्रों का यह भी कहना है कि बडनोटा गांव में रोड कनेक्टिविटी सही नहीं है और यहां वाहन 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार पर वाहन नहीं चला सकते। सूत्रों की तरफ से यह भी जानकारी सामने आई कि कच्ची सड़क होने की वजह से सेना के वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। 2 से 3 आतंकी और कुछ स्थानीय गाइड पहाड़ियों के ऊपर हैं। आतंकियों ने पहले सेना के वाहनों पर ग्रेनेड फेंके और फिर फायरिंग किया। यहां पहले हुए हमलों की तरह ड्राइवर को भी निशाना बनाया गया। सूत्रों का यह भी कहना है कि इलाके में रेकी के लिए स्थानीय गाइड ने आतंकियों की मदद की थी। इन गाइडों ने आतंकियों को खाना भी मुहैया कराया था और उन्हें पनाह भी दी थी। हमले को अंजाम देने के बाद इन स्थानीय गाइड ने आतंकियों को छिपने में भी काफी मदद की थी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी एजाज हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। एजाज, जिस तरह से कठुआ की ये जो पूरी घटना है वो काफी दुखद है, भारतीय जवान शहीद हुए हैं और ऐसे में लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी है, लेकिन सबके बीच जो ये जानकारी सामने आई कि जो स्थानीय गाइड थे उन्होंने इन आतंकियों की मदद की, उन्हें खाना भी खिलाया, उन्हें पनाह भी दी, तो क्या उन गाइड को लेकर के अब तक क्या जो पुलिस प्रशासन जो सर्च कर रही है उससे लेकर के भी क्या कुछ जानकारी सामने आई? और इसके साथ ही जो घायल है जिनका इलाज चल रहा है उनकी हेल्थ अपडेट क्या है इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जम्मू के कठुआ मज़ाफात में फौजी गाड़ी पर मिलिटेंट के हमले में 5 फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि दीगर 4 मारे गए हैं। मैं आपको बता दूं कि हमले के बाद पूरे इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी है। मुमकिन तौर पर छुपे हुए मिलिटेंट को ढूंढ निकालने के लिए तलाशी कार्रवाई जारी है।
मैं आपको ये भी बता दूं कि तफसीलात के मुताबिक कठुआ जम्मू के पटंडू इलाके में मुसल्ला मिलिटेंट ने एक फौजी गाड़ी को इस वक्त निशाना बनाया जबकि वो इलाके से गुजर रही थी। जराये के मुताबिक इलाके से फौज की एक गाड़ी जा रही थी जिस पर वहां छुपे हुए मिलिटेंटों ने फायरिंग की और इब्तिदाई फायरिंग के नतीजे में 10 फौजी एहलकार जख्मी हो गए जिनको अस्पताल इलाज के लिए मुंतकिल किया गया। जराये ने बताया कि फायरिंग के वाक़े के साथ ही इलाके को घेराबंदी की गई है, वहां सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जराये ने बताया कि तमाम जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। 10 में से 4 जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। मैं आपको ये भी बता दूं जिनके बारे में बताया जाए कि इन हालात में नाजुक बनी हुई है। जराये ने बताया कि इलाके में इब्तिदाई फायरिंग के साथ ही खामोशी छुपा गई है। ऑपरेशन वसी पैमाने पर अभी जारी है और तलाशी कार्रवाई भी अभी तक जारी है। इसके साथ हेल्थ अपडेट क्या है उन सैनिकों के जिनके इलाज चल रहे हैं इस वक्त अस्पताल में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जितने भी बाकी जख्मी हुए हैं वो अभी स्टेबल है। जी एजाज, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पहले ग्रेनेड फेंका गया, फिर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। कठुआ में सेना की गाड़ी पर यह आतंकी हमला हुआ। और चलिए तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां सपा नेता आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट पर प्रशासन की टीम ने बुलडोजर के साथ पहुंचकर कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत के बाद यह कदम उठाया गया। जिला प्रशासन ने तहसीलदार सदर की कोर्ट में वाद दायर किया था और इसमें कहा गया था कि रिजॉर्ट में खाद के गड्ढों की 0.038 हेक्टेयर जमीन है जिसकी घाटा संख्या 164 है। कोर्ट के आदेश पर पैमाइश कराई गई और इसमें पुष्टि हुई कि ये जमीन खाद के गड्ढों की है। कोर्ट ने अवैध कब्जा हटाने और क्षतिपूर्ति वसूलने के आदेश दिए। आदेश के पालन में प्रशासन की टीम जेसीबी लेकर हमसफर रिजॉर्ट पहुंचे और कब्जा मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जेसीबी की मदद से अवैध निर्माणों और कब्जों को हटाया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई ने इलाके में खलबली मचा दी। यहां बताते चले कि शहर विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर यह मामला तेजी से आगे बढ़ा। कुछ दिन पहले उन्होंने कार्रवाई के लिए पत्र लिखकर रिमाइंडर भी भेजा था और इसके बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी समीर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। समीर, आजम खान के इस रिजॉर्ट पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, भारी पुलिस फोर्स भी तैनात है। सपा नेता के हमसफर रिजॉर्ट पर इस तरह से जेसीबी चला, इस वक्त क्या कुछ जानकारी और क्या अभी तक जो अधिकारी है वहां पर मौजूद उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आए हैं इसे लेकर के? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, शहर विधायक आकाश सक्सेना की नाराजगी जताने के बाद प्रशासन हरकत में आया। जब प्रशासन हरकत में आया तो आज सुबह एसडीएम साहिबा जेसीबी और प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचे और मौके पहुंच के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं खाद के गड्ढे पर बनी हुई दीवार और अवैध निर्माण को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। फिलहाल काफ़ी हलचल सा माहौल बना हुआ है। वहीं प्रदेश सचिव चौहान ने भी इस पर समाजवादी पार्टी के नाराजगी जताई, लेकिन जो वैध कार्रवाई है वो लगातार प्रशासन कर रहा है। बुलडोजर से दीवार और अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई लगातार जारी है, क्योंकि बीच में कोर्ट ने आदेश किया था कि इनसे क्षतिपूर्ति वसूली जाए और जो भी जुर्माना है वो भी इनसे वसूला जाए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की उदासीनता के चलते कार्रवाई ढीली हो गई थी। इससे आकाश सक्सेना ने नाराजगी 3 दिन पहले जताई और प्रशासन को रिमाइंडर भेजा और अपनी गहरी नाराजगी जताई, जिसके बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और लगातार आज सुबह एसडीएम साहिबा प्रशासन के साथ बुलडोजर लेकर पहुंची और लगातार कार्रवाई जारी है और कुछ ही देर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी हो जाएगी। जी समीर, जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में बुलडोजर वाली कार्रवाई हम देखते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलडोजर वाले बाबा भी कहा जाता है और ऐसे में ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के इसे लेकर के क्या कुछ स्टेटमेंट सामने आए, क्योंकि अब राजनीति तो इस मुद्दे पर भी जमकर होगी? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव अमरेंद्र चौहान उन्होंने काफ़ी नाराजगी जताई, लेकिन वरिष्ठ नेताओं का अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, क्योंकि जो अवैध है वो अवैध है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अवैध ध्वस्तीकरण के लिए अपने बुलडोजर को सक्रिय रखते हैं और प्रशासन उनकी अनुमति के बाद बुलडोजर लेके अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण करके अपनी कब्जा मुक्त माफियाओं से ज़मीन कराता है। वहीं अगर बात करें तो आजम खान ने भी कई ज़मीनें ऐसी कब्जा कर रखी थी, चाहे हम उनकी बनाई हुई यूनिवर्सिटी की बात कर लें, चाहे हमसफर रिजॉर्ट की बात कर लें, तो इसमें जो खाद का गड्ढा था, सरकारी ज़मीन थी, उसको कब्जा कर रखा था, उस पर उन्होंने रिजॉर्ट का निर्माण कर रखा था, जिसको आज एसडीएम साहिबा ने जेसीबी लेकर पहुंच के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है और लगातार कार्रवाई जारी है और सभी प्रशासन के लोग वहां पे मौजूद हैं अभी। जी
ठीक है समीर, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सपा नेता के हमसफर रिजॉर्ट पर यह बड़ा एक्शन, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बुलडोजर वाली कार्रवाई अब लगातार चल रही है। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां चुनाव आयोग ने शरद पवार के एनसीपी को बड़ी राहत दी है। आयोग ने शरद पवार की पार्टी को जनता से चंदा लेने की अनुमति दे दी। यह फैसला महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इससे पहले एनसीपी को चंदे के तौर पर चेक स्वीकार करने की अनुमति नहीं थी। इस फैसले से शरद पवार के एनसीपी को आगामी चुनाव के लिए पारदर्शी तरीके से धन जुटाने में मदद मिलेगी। पार्टी का यह मानना है कि इससे उन्हें चुनाव प्रचार में मदद मिलेगी और वे जनता तक अपनी बात अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचा पाएंगे। शरद पवार की पार्टी ने चुनाव आयोग से गुजारिश की थी कि उन्हें जनता से चंदा लेने के लिए पार्टी का दर्जा प्रमाणित किया जाए। चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धाराओं के तहत एनसीपी को चंदा लेने की अनुमति दी है और कानून सभी राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे को नियंत्रित करता है। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह बड़ा फैसला इलेक्शन कमीशन का। शरद पवार की पार्टी को यह बड़ी राहत सौंपी गई है। पार्टी को चंदा स्वीकार करने की इजाजत मिली है। तो इलेक्शन और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ मुंबई से हमारे ब्यूरो चीफ राहुल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, अब जिस तरह से बड़ी जानकारी सामने आई कि इलेक्शन कमीशन ने चंदे की स्वीकृति दी है, यानी कि शरद पवार की पार्टी को बड़ी राहत, और क्या कुछ अपडेट? जी गर्मा मैं बताऊं, जिस तरह से एनसीपी के शरद पवार के एनसीपी को जिस तरह से राहत मिली है और पिछले लोकसभा में बिना फंड के जो फंड मिलता है चंदा के रूप में, बिना फंड के इलेक्शन लड़ना और इतना अच्छा परफॉर्मेंस करना, अब चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरह इनको राहत मिली कि बाई चेक अब चंदा ले सकते हैं शरद पवार की एनसीपी। जिस तरह अजित पवार के बाद जो पार्टी के दो भाग हुए थे, तो कहीं ना कहीं उनको डेंट लगा था शरद पवार को चंदा लेने के लिए अधिकृत नहीं थे। अब चुनाव आयोग ने जिस तरह से उनको परमिशन दे दी कि बाई चेक अब ले सकते हैं। जिस तरह से अधिनियम 1951 के तहत सभी पार्टी चंदा लेती है, अब शरद पवार की भी पार्टी चंदा ले सकती है। तो आने वाले इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में 2 या 3 महीने रह गए, इससे शरद पवार और उभर के आएंगे। तो चंदा पैसे का बहुत बड़ा खेल होता है चुनाव में, और पैसे खर्च करने के बाद चुनाव अलग तरह से देखा जाता है। तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव बिना पैसे बिना चंदे की जिस तरह से परफॉर्मेंस की, अब देखेंगे कि विधानसभा का चुनाव आने वाला है, फिर बीएमसी का चुनाव आने वाला है। उसको देखते हुए जिस तरह से परमिशन मिला है, उसको देखते हुए फिर से एक बहुत बड़े चाणक्य के रूप में उभर के आएंगे। वैसे भी राजनीतिक चाणक्य कहे जाते हैं शरद पवार, तो उनका ये दाव काम आया। जो चुनाव आयोग से अपील की थी उन्होंने कि चंदे के लिए परमिशन दिया, चुनाव उन्होंने परमिशन देने के बाद अब उनकी पार्टी और उभर के आएगी और ज्यादा तेज तरह से विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जी गरबा। राहुल, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, तो इस बात का भी जिक्र कीजिएगा कि ये जो चंदे वाली जो पूरी तैयारियां रहती हैं पार्टियों की, और इलेक्शन कमीशन से इसे लेकर के परमिशन लिया जाता है, तो इसके नॉर्म्स क्या कुछ है चंदे को लेकर के इलेक्शन के दौरान? देखिए, कोई भी पार्टी राजनीतिक जो भी हिंदुस्तान की पार्टी है, जो भी अपने देश में जो विधेयक 1951 के तहत जब कोई भी पार्टी अपना चंदा बाई चेक ले सकती है, जो 1 नंबर पे चंदा लेते हैं। वैसे तो पहले 20,000 से नीचे चंदा कैश में लिया जा सकता था, तो उसको चेंज करके चुनाव आयोग ने एक वो बनाया कि अब बाई चेक ही लिया जा सकता है। और 1951 के तहत ही सभी पार्टियों को अनुमति दी गई, तो उनको भी दी गई है। तो अब इसके तहत अब जिस तरह से शरद पवार को अगर पावर मिलता है, पैसे का खेल पूरे चुनाव में किसी से छुपा नहीं है। जब पैसे आता है तो जिस तरह से पार्टियां उभर के आती है बिना पैसे से, जिस तरह कांग्रेस रो रही थी कुछ दिन पहले कि हमारे फंड को रोक लगा दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से, तो वो भी जिस तरह से लड़ी थी। अब जिस तरह से इनको पार्टी टूटने के बाद इनको चंदा लेने का परमिशन नहीं था 1 नंबर में बाई चेक, तो अब पहली बार उनको बाई चेक चंदा लेने की परमिशन मिल गई शरद पवार को। तो उसको देखते हुए अब ये जो पार्टी जो अपने विस्तार करेगी, अपने जो कार्यकर्ताओं को पैसा बांटेगी चुनाव लड़ने के लिए, जब तो उसकी उभर के और पार्टी विधानसभा में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करने वाली है। ठीक है राहुल, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अब महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले इलेक्शन कमीशन का ये बड़ा फैसला और शरद पवार की पार्टी को बड़ी राहत मिली है। चलिए 5वीं और आखिरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां राजधानी जयपुर में मीट की दुकानों को लेकर बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य के वायरल एक्शन के बाद अब जयपुर ग्रेटर नगर निगम भी बड़े एक्शन के मूड में नजर आ रही है। बीते दिनों हवा महल विधायक ने इन दुकानों पर कड़ा विरोध जताया था और इसे लेकर अब जयपुर ग्रेटर नगर निगम भी लोगों के विरोध के कारण मीट की दुकानों के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया को कागजों में उलझा रही है। अब लोगों के लिए इन दुकानों का लाइसेंस लेना इतना आसान नहीं होगा। इसे लेकर नगर निगम ग्रेटर की कार्य समिति की बैठक में ये अहम निर्णय लिया जाएगा और इसमें ग्रेटर एरिया में ऐसी दुकानें जो कि बिना कमर्शियल पट्टे के चल रही हैं वो अब नहीं चल पाएंगी। इस रिपोर्ट के जरिए जानिए कि अब ग्रेटर एरिया में मीट की दुकान खुलने के लिए किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
नगर निगम ग्रेटर की कार्यकारी समिति में यह बड़ा फैसला लिया गया है। जयपुर में मीट दुकान खोलना अब आसान नहीं होगा। हवा महल विधायक के विरोध के बाद अब नगर निगम पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। बिना पट्टे वाली दुकानें बंद की जाएंगे। तो हवा महल विधायक के विरोध के बाद अब ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि बिना पट्टे वाली दुकानें अब बंद कर दी जाएंगी। नगर निगम ग्रेटर की कार्यकारी समिति ने यह बड़ा फैसला लिया है। जयपुर में अब मीट दुकान खोलना आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। और हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।